तो चलिए सबसे पहले बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली मिशन के बारे में। अपने दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो अहम मुलाकात की। सीएम गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी यह पहली मुलाकात रही। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत राजस्थान की विकास योजनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री से मिले हैं। संसद में प्रधानमंत्री कक्ष में उनकी इस मुलाकात को राज्य के विकास के लिए काफी अहम माना जा रहा है। और अब बताते हैं दूसरी मुलाकात के बारे में, जिसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। उमा भारती से मुलाकात का असर भी दिखने लगा है। माना जा रहा है कि सीएम से मुलाकात में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पेयजल परियोजना के लिए राजस्थान को 400 करोड़ की सहायता राशि देने को मंजूरी दे दी है और एक सप्ताह के अंदर यह राशि जारी कर दी जाएगी। पेयजल की कमी से जूझते जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में इसके तहत योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेटवर्क 18 से कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग अच्छी रही है। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा की। अच्छी मीटिंग हुई। हमने उनको जो प्रोजेक्ट थे राजस्थान के अंदर उनके बारे में बताया कि जो पेंडिंग है, रिफाइनरी का है, मेट्रो का था, ब्रॉडगेज बननी थी आदिवासियों के अंदर, करौली टाउन जुड़ने थे, मेमो कोच फैक्ट्री लगनी थी राजस्थान में। सब काम 5 साल बंद पड़े वहाँ पर। हमने शिकायत की कि ये अच्छी स्थिति नहीं बननी चाहिए, सरकारें बदलती रहती है। दूसरा, किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लोन माफ़ी की है, हमारे वहाँ मूंग की खरीद नहीं हो पा रही है, सरकार का सहयोग जितना मिलना चाहिए वो भी बंद हो गया है। तो ये तमाम बातें हमने उनसे खुल के की हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको दिखाता हूँ। और देश की सियासत को लगे ताजे तड़के के बारे में बताते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आधिकारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने से पहले ही एक्शन मोड में आ गई हैं। प्रियंका आज दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिली। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने राजस्थान के साथ ही देश की सियासत पर भी चर्चा की। बता दें, प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वी यूपी समेत कई और बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद प्रियंका की यह पहली बड़ी सियासी मुलाकात है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले गहलोत पार्टी के संगठन महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी अशोक गहलोत से सियासी मामलों में राय मशवरा करते रहते हैं। तो प्रियंका गांधी की एंट्री चर्चाओं में। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में महासचिव प्रियंका गांधी के लिए कमरा तय कर दिया गया है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं संवाददाता रंजीता झा। सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी कल भारत पहुंची और उसके बाद आज एआईसीसी मुख्यालय में उनके नाम का कमरा यहां बना दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है, प्रियंका गांधी वाड्रा का महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जो जगह दी गई है प्रियंका गांधी को, जो कमरा दिया गया है प्रियंका गांधी को, वो राहुल गांधी के कमरे के बगल में है। राहुल गांधी का कमरा ठीक इसके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। और आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि इससे पहले राहुल गांधी का जो कमरा है वो सोनिया गांधी का हुआ करता था बतौर अध्यक्ष के तौर पर, और अब प्रियंका गांधी क्योंकि अब महासचिव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो ये कमरा अब प्रियंका गांधी को दिया गया है। पहले ये कमरा राहुल गांधी का हुआ करता था। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए कुछ और बातें करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार देखने के जंग सामने नजर आ रही है। कांग्रेस 7 फरवरी से कर्ज माफी योजना को अमल में लाने की तैयारी में है, तो बीजेपी इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन चलाने वाली है। वार और पलटवार के बीच कांग्रेस का सवाल है कि कर्ज माफी पर किसानों को धोखा देने वाली बीजेपी कांग्रेस की योजना का विरोध क्यों कर रही है। कर्ज माफी पर कांग्रेस बीजेपी में टक्कर। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कर्ज माफी के मामले में बोलने को। जिन लोगों ने पाप किया किसानों के प्रति, 150 किसानों ने आत्महत्या की है। चुनावी घोषणा पत्र उनका भी आया था। उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना कीमत
लागत का देंगे किसानों को, ये जवाब तो उनको देना है कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया। कर्ज माफी कार्यक्रम पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर कांग्रेस का तंज। 2 महीने पहले सत्ता में थी और वो अभी से जेल भरने लगी, तो आप समझ सकते हो कि जो 2 महीने पहले थे वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो उनके बारे में वो विपक्ष में है, उनका अपना काम है। हम लोग सत्ता में हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, आशा से वोट दिए हैं। 7 फरवरी से जहां गहलोत सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए कवायद शुरू कर रही है, तो 8 फरवरी से बीजेपी कर्ज माफी को लेकर प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाने वाली है। बीजेपी गहलोत सरकार की कर्ज माफी योजना का मजाक उड़ा रही है, लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि किसानों के लिए आंसू बहाने वाली बीजेपी अब तक कहां थी। उन्होंने चुनाव के 3 महीने पहले कर्ज माफी का नाटक किया, 50,000 तक की कर्ज माफी का। उनको मैं सवाल करना चाहता हूं, 8,000 करोड़ रुपए अगर वो जो उन्होंने घोषणा की, अगर वो उसको पूरा करते, 8,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, फिर 2,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए उन्होंने? दरअसल बीजेपी कर्ज माफी योजना को लेकर गहलोत सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। जेल भरो आंदोलन से घबरा कर अशोक गहलोत सरकार ने एक बार कर्ज माफी कैंप लगाने की घोषणा तो कर दी है, पर ये बिना किसी तैयारी के, आधी अधूरी तैयारी से की गई घोषणा मात्र है। इस घोषणा के माध्यम से ना तो इन्होंने ये तय किया कि कौन से किसान, किस प्रकार के किसानों का कर्ज माफ़ होगा, ना किसानों की जो रहन ज़मीन है, गिरवी ज़मीन है, उनको गिरवी से मुक्त करने का कोई प्रावधान इन्होंने किया है। यहाँ तक कि इन्होंने वित्तीय स्वीकृति तक नहीं ली है अभी तक। तो गहलोत कैबिनेट के कई मंत्री कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना के समर्थन में बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। तो अब कर्जे माफी पर जब डिस्कस होती है, बार बार मैं लोगों से कहता हूँ भैया हम आए हैं तो माफ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, किसान का जवाब देना पड़ेगा। 5 साल पूरे पड़े हैं, इसलिए काम होगा। इसीलिए 18,000 करोड़ का कर्जा आंदोलन कर रही है। ये नेतागिरी करें, इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इस बात का हो रहा है, एक तो सरकार चली गई और डायलॉगबाजी करते रहे, 5 साल काम किसी का किया नहीं। अब वो चाहते हैं श्रेय हमको मिल जाए, श्रेय उनको नहीं मिलेगा, वो जा चुके हैं, हम आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीट संभालते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 48 घंटे के अंदर ऋण माफी की घोषणा कर दी। नियम बनने में थोड़ा समय लगता है, पूर्व में भी ऋण माफी हुई थी, उस समय फरवरी में बजट आया था और उसके बाद उन्होंने मई और जून में जाकर के वितरण सर्टिफिकेट शुरू किए थे। हमने तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ही ये काम शुरू कर दिया ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी लाभ हो सके। गहलोत सरकार के मंत्रियों का सवाल है कि कर्ज माफी की अधूरी योजना के जरिए किसानों का मजाक उड़ाने वाली बीजेपी कांग्रेस सरकार की योजना से डरी हुई क्यों है। कहना गलत नहीं होगा कि शपथ ग्रहण के साथ ही सीएम अशोक गहलोत किसानों की कर्ज माफी की योजना को लागू कराने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी इस योजना के लागू होने से पहले ही इसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी के दिग्गज नेता सीट टू सीट हालात का जायजा ले रहे हैं। फीडबैक के जरिए पार्टी उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। वहीं बदले हालात में पार्टी अपनी रणनीति भी बदल रही है। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर समेत कई दिग्गज इस काम में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने कमर कस ली है। प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर खुद मैदान में उतर चुके हैं। जावड़ेकर ने अलवर में जाकर पार्टी के हालात का जायजा लिया, तो सुधांशु त्रिवेदी ने दौसा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर वहां का जायजा लिया, तो राजेंद्र राठौड़ आज उदयपुर पहुंचे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ ही प्रकाश जावड़ेकर संभावित उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अलवर सीट पर उपचुनाव का बदला इस बार लिया जाएगा। अलवर में उपचुनाव में जो हुआ उसका बदला लेके अलवर पर बीजेपी का झंडा लोकसभा में गाड़ने के लिए तैयार है। वहीं दौसा में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका जोश बढ़ाया। त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी इस बार चुनावी मुद्दे और उम्मीदवारों का चयन स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर करेगी। देश भर में 4000 विधानसभाओं से लोगों के फीडबैक लिए जाएंगे, यानी जनता क्या सोचती है, वो क्या अपेक्षा करती है,
सरकार से, उसके आधार पर हम अपना संकल्प पत्र बनाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम मुद्दों के बारे में, तमाम विषय वस्तु के बारे में और फिर उसके साथ ही साथ उम्मीदवारों के बारे में भी एक व्यापक फीडबैक के कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उदयपुर में कहा कि बूथ से लेकर जिले तक के बीजेपी कार्यकर्ता जीत के लिए चुनाव में जुटेगा। बूथ से लेकर जिले तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ध्येय, एक उद्देश्य के साथ नरेंद्र जी मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस के इस चुनाव में लगेगा। जहां प्रभारी नेता सीट टू सीट जायजा ले रहे हैं, वहीं हर सीट पर दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं दावेदारी इसलिए कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में मैं लड़ा नहीं। जिनको विधानसभा टिकट मिला है वो भी दावेदारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनका किसी का विरोध नहीं है। पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा तो अब लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। और मैं समझता हूँ कि मेरे को सीधा सीधा वोट पड़ने वाला है, चाहे वो ST SC का है, चाहे OBC की जातियों का है और चाहे जनरल जातियों का है, सभी का समर्थन निश्चित रूप से मेरे को मिलेगा। ये मेरा निवेदन था। मैंने भी ये कह दिया कि मैं टिकट मांग रहा हूँ। मैंने साथ में ये कह दिया कि महिलाओं में मेरी मिसेज भी मांग रही है, आपको उपयुक्त लगे, जनता की आवाज़ सर्वे में मैं फिट बैठूँ, कार्यकर्ता की नज़रों में बैठूँ, विनिंग कैंडिडेट मुझे देना। बीजेपी भले ही स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर संभावित उम्मीदवारों के चयन की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से टिकट के कई दावेदार सामने आ रहे हैं, उससे निपटना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा और दौसा से आशीष और उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी के कद्दावर नेता सीट टू सीट जायजा ले रहे हैं, तो पार्टी आम जनता तक पहुंच बनाने के लिए कई और कार्यक्रम की योजना भी बना रही है। जीत के लिए बीजेपी की रणनीति, सभी वर्गों तक पहुंच बनाने की कवायद, एक्शन मोड में बीजेपी संगठन। दिसंबर की हार से सबक लेते हुए बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश जारी है, तो पार्टी संगठन चुनाव के आगाज से पहले ही समाज के हर तबके से अपना संपर्क सूत्र मजबूत कर लेना चाहता है। 1 फरवरी से पार्टी ने अपने कैडर में नई जान फूंकने की कवायद शुरू की है, तो सभी 25 सीटों पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी शुरू कर दी गई है। 8 फरवरी को बीजेपी कर्ज माफी आंदोलन को लेकर जेल भरो आंदोलन करेगी। इसके अलावा शक्ति केंद्र सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, पूर्व सैनिक सम्मेलन के साथ ही युवाओं से जुड़े कार्यक्रम पर भी फोकस करने की योजना है। अजमेर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने 9 फरवरी को ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाई है। 16 तारीख को हमारा शक्ति केंद्र सम्मेलन होगा जो अजमेर में होगा, ब्यावर में होगा। 9 तारीख को प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होगा जो अजमेर में होगा और 23 फरवरी को युवा सांसद होगा जो नागौर में होगा। इसके साथ साथ 11 फरवरी को, जैसे हम पहले भी समर्पण दिवस हमारी पार्टी मनाती है, उस 11 फरवरी को हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता समर्पण दिवस मनाएंगे। अजमेर सीट पर सावरलाल जाट के निधन के बाद पार्टी के किसी नए दावेदार चेहरे की तलाश है और पार्टी के देहात अध्यक्ष प्रोफेसर BP सारस्वत, भंवर सिंह पलाड़ा और मोहन बदाला जैसे दिग्गज नेता दावेदार के रूप में सामने हैं। पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, पार्टी की सच्ची निष्ठा से काम करना चाहिए और पार्टी के जो नियम है उनकी अक्षरश पालना करनी चाहिए और मैं उसमें एकदम खरा उतरता हूं और मैंने यहां दावेदारी पुरजोर से दावेदारी की है। हालांकि पार्टी अभी सभी दावेदारों को परख रही है। दावेदारों की सियासी ताकत और उससे जुड़े पहलुओं की समीक्षा के बाद ही उम्मीदवार का नाम पार्टी तय करेगी। आइडियोलॉजी ये रहे, निकायों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो उनको भी मैंने कहा ना, जो जीत का प्रत्याशी होगा उसको प्रत्याशी बनाया जाए। लोकसभा उपचुनाव में पार्टी को इस सीट की सभी 8 विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन 8 में से 4 सीट पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने वापसी की है और लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में लोगों तक पहुंचने के लिए बीजेपी कैंपेन ऑन द व्हील की शुरुआत करने जा रही है।
इसका आगाज बुधवार को होगा। इसके जरिए पार्टी ढाणी ढाणी तक केंद्र सरकार के काम और उनकी योजनाओं का प्रचार कर सकेगी। साथ ही संकल्प पत्र के लिए आम लोगों की राय भी जान सकेगी। ढाणी ढाणी पहुंचेगी बीजेपी की गाड़ी। केंद्र की योजनाओं का होगा पूरा प्रचार। संकल्प पत्र के लिए आम लोग देंगे राय। 21 एलईडी वैन का इसी काफिले के जरिए बीजेपी राजस्थान में कैंपेन ऑन द व्हील की शुरुआत कर रही है। बीजेपी दफ्तर में खड़ी इस एलईडी वैन के जरिए भारत के मन की बात की योजना बनाई है, जिसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बुधवार को प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक एक एलईडी वैन जाएगी। एलईडी वैन के जरिए केंद्र की योजनाओं का प्रचार होगा। संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से राय ली जाएगी। कैंपेन ऑन द व्हील के सहप्रभारी देवेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं, इस वैन के जरिए बीजेपी प्रदेश के हर हिस्से में पहुंच पाएगी। सरकार ये चाह रही है कि एक तरफ तो जहां सरकार की जो नीतियां रही है वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचे, उसके अलावा भी जो 2019 के अंदर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र बनने जा रहा है, उस संकल्प पत्र में किस प्रकार से भारत के मन की बात पहुंचे, तो उसका माध्यम बनाते हुए ये इस प्रकार के प्रत्येक लोकसभा के अंदर एक एलईडी वैन भेज रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की वजह से बीजेपी कैंपेन ऑन द व्हील का पूरा फायदा नहीं उठा पाई थी। इसलिए इस बार आचार संहिता लागू होने से पहले ही बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों के लिए 21 एलईडी वैन का इंतजाम कर लिया है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने वाली कांग्रेस की नजर अब दिल्ली की सत्ता पर है। लिहाजा वैसे लोगों की लंबी कतार है जो कांग्रेस से टिकट की उम्मीद में है और लोकसभा पहुंचना चाहते हैं। दो 2014 की हार का बदला लेने को तैयार कांग्रेस। कांग्रेस के मिशन 25 का कौन होगा उम्मीदवार? एक एक सीट पर सामने आ रहे हैं कई नाम। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और हर कोई चाहता है इस महापर्व में वो बतौर उम्मीदवार शामिल हो। कांग्रेस के झंडे तले काम करने वाले वैसे लोगों की भी फहरिस्त कम लंबी नहीं है जो कांग्रेस के सिंबल पर उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लोकसभा की दहलीज पर कदम रखना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं कुछ प्रमुख चेहरे और कुछ सीटों का हाल जो अहम है 2019 की महाभारत के लिहाज से। बीकानेर लोकसभा सीट से पूर्व आईपीएस मदन मेघवाल, महेश मोरदिया और रेवत राम ने चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। चूरू लोकसभा सीट से विधानसभा चुनाव हारने वाले रफीक मंडेलिया, रामेश्वर डूडी, कृष्णा पूनिया और पवन गोदारा का नाम सामने आया है। बाड़मेर जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी दावेदार हो सकते हैं। अलवर लोकसभा सीट से अब तक सिर्फ भंवर जितेंद्र सिंह का नाम सामने आया है। दौसा सीट से कमल मीणा, नमो नारायण मीणा, सविता मीणा और पूर्व विधायक महेंद्र मीणा टिकट की दौड़ में आगे हैं। जोधपुर से वैभव गहलोत, विजय लक्ष्मी बिश्नोई और मानवेंद्र सिंह ने टिकट के लिए नाम आगे बढ़ाया है। जालोर सिरोही की बात करें तो वैभव गहलोत, बालेंदु सिंह, रतन देवासी, हीरालाल बिश्नोई ने अपना अपना नाम आला कमान को भिजवाया है। चित्तौड़गढ़ से गिरजा व्यास,
गोपाल ईडवा, लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ और प्रकाश चौधरी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। टोंक सवाई माधोपुर से वैभव गहलोत, नमो नारायण मीणा और सऊद सईदी के नाम की चर्चा है। उदयपुर सीट से लोकसभा की जंग के लिए रघुवीर मीणा और विवेक कटारा आगे आए हैं। अजमेर सीट से रमा पायलट, रामचंद्र चौधरी, धर्मेंद्र राठौड़, गोपाल बाहेती, भूपेंद्र राठौड़ और नरेश चौधरी के नाम पर चर्चा होने वाली है। जयपुर शहर के लिए अर्चना शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, सुनील शर्मा, राजीव अरोड़ा और मोहित जोशी सामने आए हैं। जयपुर ग्रामीण से दिव्या सिंह, संदीप चौधरी, राजेश चौधरी, मनीष यादव, गंगा सहाय शर्मा के साथ रामेश्वर डूडी की भी चर्चा है। धौलपुर करौली लोकसभा के लिए खिलाड़ी लाल बैरवा और लक्खी राम बैरवा सबसे आगे हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो गिरिजा व्यास, रामलाल शर्मा, धीरज गुर्जर या फिर वंदना माथुर में से किसी एक को मौका मिल सकता है। 2014 की जंग में कांग्रेस के सारे उम्मीदवार पस्त हो गए थे, लिहाजा अब की बार कांग्रेस में उम्मीदवारी के लिए ज्यादा जोर आजमाइश नजर आ रही है। अब देखना यह है कि पार्टी आला कमान को किसके जोर में सबसे ज्यादा जोश और चुनाव जीतने का मादा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात एक ऐसी खबर की जो चुनावों से पहले बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है। मीणा और मीना में क्या फर्क हो सकता है? आप कहेंगे सिर्फ उच्चारण का, लेकिन उच्चारण के इस भेद से राजस्थान में एक समुदाय को मिले आरक्षण पर तलवार लटक गई है। जाहिर सी बात है, जब बात आरक्षण पर लटकी तलवार की होगी तो फिर चुनावी माहौल में सियासी घमासान भी मचेगा ही। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उच्चारण ने फंसाया पेंच, मीणा से मीना की जंग। हाईकोर्ट में 18 फरवरी को फिर सुनवाई। जो लिखा है वो न बोला जाए और जो बोला जाए वो न लिखा जाए तो कभी कभी तलवारें खिंच जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान में मीना और मीणा को लेकर। ना और णा के चक्कर में बवाल हो रहा है और मामला हाईकोर्ट में है। और इसी मसले पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत को खत लिखकर ये कहा है कि उच्चारण के भेद की वजह से कभी जाति नहीं बदलती, लिहाजा एसटी लिस्ट में मीना के साथ मीणा को भी जगह मिले। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने खत में पुरानी रीति रिवाज और परंपराओं का भी जिक्र किया है, जिससे इस बात की तस्दीक होती हो कि मीना और मीणा दोनों अलग नहीं हैं। मीणा को रिजर्वेशन मिला था तब उस नोटिफिकेशन में मीना था, हिंदी में मीना, इंग्लिश में MIN है। हाँ, जो अनुसूची में जुड़ा था 9वें नंबर पर, उसमें मीना हिंदी में और MIN है इंग्लिश में। जबकि मीणा लिखते आए, मीणा के नाम से सर्टिफिकेट बनते आए, MWN है इंग्लिश में, मीना भी लिखते आए, बनते आए, लेकिन रिट के बाद में स्थिति बदल गई। किरोड़ी लाल मीणा के तर्क पर वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ भी सहमति जताते हैं और कहते हैं कि राजस्थानी पानी को पानी बोलते हैं, ऐसे में पानी का मतलब तो बदल नहीं जाता। जैसे राजस्थान में कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी, हम पानी नहीं बोलते पानी बोलते हैं। उसी तरह से जो लिखित में मीना कह सकते हो, लेकिन व्यवहार में और बोलचाल में आप मीणा ही बोलते हो, तो वो फर्क एक बेकार की कवायद है। कुछ लोगों ने इसको उनके जो भी मकसद रहे होंगे उठाया होगा, पर ये किसी तर्क की कसौटी पे ये खरा नहीं उतरेगा। मीना बनाम मीणा की जंग पुरानी हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन मामला खिंचता ही जा रहा है। दरअसल जाति प्रमाण पत्र में स्पेलिंग को लेकर विवाद होता रहा है। मीना की जगह मीणा लिख लेने पर भारी परेशानी होती है। स्टूडेंट्स को कई बार इसकी वजह से नामांकन नहीं मिलता। जमीन के खाता धारकों को भी इसकी वजह से परेशानी होती है। 18 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है और सरकार से भी इसे लेकर गुहार लगाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि आम चुनाव की वजह से इसे लेकर सियासत हो सकती है। हालांकि नारायण बारेठ कहते हैं कि चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है। मैं नहीं समझता इसका चुनाव में कोई असर पड़ेगा। चुनाव में इन टोटो आरक्षण
एक मुद्दा अवश्य हो सकता है, कोई इस साइड खड़ा होगा, कोई उस साइड खड़ा होगा, लेकिन ये कोई चुनाव में प्रभाव डाल पाएगा लगता नहीं। आम चुनाव में मीना बनाम मीणा की जंग मुद्दा ना बने तो बेहतर है, लेकिन ये मामला जल्द सुलझना चाहिए ताकि न तो किसी को परेशान होना पड़े और न कोई इसका बेजा फायदा उठा सके। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।